हेलो स्टूडेंट्स, डिस्पर्शन फिजिक्स बाय रितेश सर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के रिवीजन लेक्चर 10 को स्टडी करेंगे। वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे आपको जेईई और नीट फिजिक्स से रिलेटेड क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन पाने के लिए पहले बेल आइकन को प्रेस करें और फिर ऑल को सेलेक्ट करें। तो अब हम आज के इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम लोग कंडक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। लेट्स स्टडी। हम लोग कंडक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। टोटल हम लोगों को 5 प्रॉपर्टी स्टडी करना है, एक एक करके स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। पहला प्रॉपर्टी, मैं यहाँ पे आपको लैंग्वेज के बारे में नहीं बताऊंगा, सिर्फ जो समझने वाला पॉइंट है उसको यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होता है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। कहने का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए एक कंडक्टर है और इसके इनसाइड पर मान लीजिए कोई पॉइंट पी है, तो पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। यह एक प्रॉपर्टी होता है और इस प्रॉपर्टी का यूज क्वेश्चन बनाने के दौरान खूब किया जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को आपको बस समझ लेना है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। सेकेंड, चाहे तो हम इसी से समझ सकते हैं, इसे समझ लेते हैं। जो सरफेस ऑफ द कंडक्टर है उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो नॉर्मल डायरेक्शन होगा, नॉर्मल टू द सरफेस। यानी कि मान लीजिए कि एक पॉइंट है, कुछ भी ले लीजिए क्यू है, तो जो कि सरफेस पे लोकेटेड है, तो इस पॉइंट पे बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस होगा। और सिर्फ यहीं पे नहीं, इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो भी क्या होगा, नॉर्मल डायरेक्शन में ही होगा। तो यही दूसरा प्रॉपर्टी होता है। मैं यहाँ पे लैंग्वेज पार्ट को नहीं बताऊंगा क्योंकि हमको यह चैप्टर शॉर्ट में स्टडी करना है। तीसरा, कोई भी चार्ज हम कंडक्टर को देंगे तो कहां पे जाएगा, वो इसके सरफेस पे चला जाएगा। मान लीजिए कि इस कंडक्टर को हमने चार्ज दिया Q0, तो Q0 चार्ज इस प्रकार से हो जाएगा। यानी कि अगर Q0 को हम खुद देखें, मान लें कि पॉजिटिव है, तो जो Q0 चार्ज है इसके सरफेस पे चला जाएगा। तो हम कोई भी चार्ज कंडक्टर को देंगे तो उसके सरफेस पे क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा या सरफेस पे अपीयर होगा। तो ये था तीसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी है कि जो इनसाइड द कंडक्टर होता है पोटेंशियल का वैल्यू, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट होता है और वह किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल एट द सरफेस। चौथा होता है इनसाइड, मान लीजिए कि P क्या है, इनसाइड पॉइंट है या किसी भी पॉइंट लेना है। यहां पे ऐसा करते हैं, हम इनसाइड पॉइंट को I से डिनोट करते हैं क्योंकि यहां कोई पार्टिकुलर पॉइंट को हम नहीं ले रहे हैं। V इनसाइड इक्वल टू V नॉट। V नॉट क्या है,
डिनोट है पोटेंशियल एट सरफेस, पोटेंशियल एट सरफेस। तो ये था चौथा प्रॉपर्टी, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू दैट इज एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो हम लोगों ने चार प्रॉपर्टी को तो डिस्कस कर लिया, अब एक लास्ट है, उसको भी कर ही लेते हैं। लैंग्वेज पार्ट पर मैं फोकस नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमको समझने से मतलब है। यहाँ लिटरेचर वाला तो सब्जेक्ट है नहीं कि लैंग्वेज जो है उसका लैंग्वेज का मतलब समझना है। यहाँ पे तो समझना है वो कह क्या रहा है। लिटरेचर वाले सब्जेक्ट में भी लैंग्वेज का मतलब समझना होता है, लेकिन वहां खुद से भी समझ सकते हैं आप लोग। लेकिन यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज आप याद करके जाइएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इसलिए मैं लैंग्वेज पार्ट को यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ और जो उसका मतलब है उसी पार्ट पे फोकस कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 5, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज गिवन बाय दिस फार्मूला, सिग्मा अपॉन व्हाट, एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है यहाँ पे? सिग्मा है यहाँ पे, ऐसा करते हैं जब वेक्टर फॉर्म में लिख ही रहे हैं तो इसको एन कैप लगाते हैं। अब सिग्मा और एन कैप क्या है उसका मतलब भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एन कैप क्या है? एन कैप है यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। और ये एप्सिलॉन नॉट तो हम लोग जानते ही हैं, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। तो यहां पे हम लोग हर टर्म का मतलब समझ चुके हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इस बात को समझने के लिए हमको एक फिगर ड्रॉ करना होगा। मान लीजिए कि एक कंडक्टर है जिसके अलग अलग रीजन का चार्ज डेंसिटी डिफाइंड है। यहां पे सिग्मा लेस देन 0 है, यहां भी सिग्मा लेस देन 0 है, यहां सिग्मा ग्रेटर देन 0 है, यहां भी सिग्मा ग्रेटर देन 0 है। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे है,
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। अब इस कंडक्टर के इनसाइड एक कैविटी बनाते हैं। मान लीजिए कि ये कैविटी है, इस कैविटी में कोई भी चार्ज नहीं रखा गया, ये भी कंडीशन है साथ में। तो इस कैविटी के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। ये बात आपको याद रखना है। चाहे तो आप गॉस लॉ से इसको प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता अभी बिल्कुल नहीं। सिग्मा भी 0 हो जाएगा और पोटेंशियल वही होगा जो कि सरफेस पे है। V नॉट क्या है? V नॉट इज द पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल एट द सरफेस। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि जो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इस कैविटी में जो भी रखा गया है, कुछ भी रखा गया हो, कुछ इंस्ट्रूमेंट रखा गया हो, उस पर कुछ ही प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इसी टेक्निक या इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग कुछ काम करते हैं। काम क्या करते हैं कि कुछ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, उस सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को हम कैविटी में रख करके बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से उसको बचा सकते हैं। यही इस इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का रियल लाइफ में उपयोग है। जैसे यहाँ पे अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट को रख दें, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड रहा है, उससे इसको कुछ भी होना नहीं है, क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के कॉन्सेप्ट को भी हम लोगों ने समझ लिया, यानी कि एक शील्ड की तरह काम करता है। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के कॉन्सेप्ट का कहां यूज किया था, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में बस इतना ही पढ़ना है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, बताते हैं क्या पढ़ना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। सबसे पहले हम लोग देखें कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने कूलम्ब लॉ में इस बात या इस नाम के बारे में सुना था कि where K is the dielectric constant of the medium। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे। मेन पॉइंट के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों को पढ़ना है डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो नॉन कंडक्टिंग नेचर का होता है। नॉन कंडक्टिंग इन नेचर। जैसे कि कंडक्टर में चार्ज कैरियर होता है, वैसा इसमें कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता है। नो चार्ज कैरियर। अब डाइलेक्ट्रिक में दो टाइप का होता है, एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। यानी कि डाइलेक्ट्रिक जो भी रहेगा उसमें या तो पोलर मॉलिक्यूल हो सकता है या तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो सकता है। तो पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है कि उसमें जो है नेट डाइपोल मोमेंट होता है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का, लेकिन
अगर उसको हम सम करेंगे तो उसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 आता है, यानी कि पोलर हो या नॉन पोलर, दोनों ही केस में, और नॉन पोलर में जो होता है इंडिविजुअल का जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट जब भी बोल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट समझना है खुद से। इंडिविजुअल जो भी मॉलिक्यूल होता है उसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है, और सबका 0 होगा तो नेट तो 0 ही होगा इसमें। तो इसमें होता है 0, नेट जो होता है डाइपोल मोमेंट 0। ऐसा इसको करते हैं। नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है, चाहे पोलर ले लीजिए या नॉन पोलर ले लीजिए। नेट डाइपोल मोमेंट इज व्हाट, 0। तो इस बात को तो हम लोगों ने समझ लिया कि पोलर मॉलिक्यूल हो या नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, उस केस में नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे, लेट्स स्टडी। अब तक हम लोग समझ चुके हैं कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो सबसे पहले मैं एक डाइलेक्ट्रिक बना देता हूं। एक डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बोल सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या सिंपली बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया। जब डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन के कारण इसमें चार्ज इंड्यूस हो जाता है। चाहे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पोलर मॉलिक्यूल का बना हो या नॉन पोलर मॉलिक्यूल का बना हो, दोनों ही केस में क्या होता है, दोनों ही केस में पोलराइजेशन होता है और उसके कारण इसमें नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है। तो इसमें हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब होता है नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसको कैपिटल P से डिनोट करते हैं। पोलराइजेशन इक्वल टू होता है काई, लेकिन यह हमेशा नहीं होगा, यह होगा फॉर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक। लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक।
और यहां पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। इसका मतलब होता है एक कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट also known as electric susceptibility. Electric susceptibility. Ability of what? Dielectric medium. ऐसा करते हैं, इस टर्म को इधर ही लिखते हैं। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम का। तो P होता है क्या? नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और इस टर्म का मतलब क्या हम लोग देखा, एक कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और यह इस केस में ही सिर्फ वैलिड होता है। यहां पे एक बात हम और लिख सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक के जो इनसाइड होगा, इंड्यूस चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सटर्नल होगा। तो अगर मान ले कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम ई डैश मान लेते हैं, ई डैश। ई डैश क्या होगा? दोनों वेक्टर का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। और ई डैश जो होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये भी हम लोग जानते हैं। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था डाइलेक्ट्रिक के रिगार्डिंग। लेकिन अगर यही कंडक्टर रहता, उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया था, तब यहाँ पे ये दोनों को ऐड करने पे क्या आता है? 0 आ जाता। क्योंकि कंडक्टर के इनसाइड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो यहाँ पे कंडक्टर के केस में ई डैश होगा तो 0 हो जाता है।